हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज की इस वीडियो में फिर से पढ़ने वाले हैं पारितंत्र के बारे में। ठीक है, अध्याय 14 पारितंत्र हमारा चल ही रहा था। ठीक है, उसके बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, देखो तुम्हारी जो है मुश्किलें वगैरह ना सब बड़ी होंगी, पहली बात। ठीक है, तो एक गाना मेरे को याद आ रहा है इस समय, अब मुझे लगता है सुना देना चाहिए कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। चलो, इसके पहले के लेक्चर में आप लोगों ने क्या देखा था? आप लोगों ने देखा था तालाब का पिरामिड, उसके अंदर उत्पादक को देखा, उपभोक्ता को देखा, अपघटक को देखा ना। चलो, आज के इस वीडियो को हम लोग फिर शानदार तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, उतने बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो मैं आप लोगों से हो जाऊंगा गुस्सा। वो भी एक दिन के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए हो जाऊंगा गुस्सा। आज हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। क्या है टॉपिक? क्या है टॉपिक? है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, इनमें से कोई ऐसा बहादुर बच्चा है, कोई ऐसा होशियार बच्चा है जो मुझे बता सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक होते हैं? और ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाया नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने बताया नहीं है, मैंने आपको बताया है। कोई ऐसा बहादुर बच्चा अगर वो बता दे तो सच में उसको मैं कोल्ड ड्रिंक की पार्टी दे दूं। ठीक रहेगा जी, स्प्राइट की पार्टी दे दूं है ना नहीं, तुमको भी दे देंगे, है ना। चलो, नहीं बता सकते। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक मैंने आपको बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र के सिर्फ और सिर्फ दो घटक होते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। जैविक घटक प्लस अजैविक घटक। ठीक है, इसको ये L2 है। ठीक है, L1 आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, जैविक और अजैविक घटक होते हैं, ये हमारा अगला टॉपिक था, जैविक और अजैविक घटक। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जैविक घटक के बारे में। अब हम लोग देखो इनको डिटेल से पढ़ेंगे, जैविक घटक के बारे में अलग से और अजैविक घटक के बारे में अलग से। ठीक है, जैविक घटक के अंदर क्या होता है? तो एक सेकेंड ना, नेट का इशू है, नेट इज स्लो डाउन। ठीक है, जैविक घटक के अंदर, जैविक मतलब इसके अंदर जीवित चीजें होती हैं, है ना, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, यदि पूछा जाए जैविक घटक के अंदर कौन आता है, तो सबसे पहले आते हैं उत्पादक, फिर आता है उपभोक्ता, ठीक है, फिर आता है अपघटक। ठीक है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, तीन चीज आता है किसके अंदर? तो वो आता है जैविक घटक के अंदर। ठीक है, और अजैविक घटक मतलब इसके अंदर निर्जीव चीज, जैसे सूर्य का तापमान हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, आदि चीजें किसके अंदर कताई? आदि चीजें आई आपकी अजैविक घटक के अंदर। तो ये उत्पादक क्या होते हैं हम लोग डिटेल से समझेंगे। उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक वो होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसके भी अंदर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं वो उत्पादक होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर होते हैं, इंग्लिश में लिखना प्रोड्यूसर, PRODUCER। ठीक है, कंज्यूमर CON लिख दूं क्या? है ना, कहोगे भैया इंग्लिश से पढ़ाते भी हो लिखते भी नहीं हो, इधर लिख के दे रहा हूँ ना, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक है, काफ़ी लोग, पता है काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं कि यार तू इतना, है ना, ठीक ठाक पढ़ा लेता है, बेहतर वो लोग कहते हैं, लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूँ मैं बेहतर पढ़ा लेता हूँ। ठीक ठाक तू पढ़ा लेता है, तू मतलब CBSE बोर्ड वालों क्यों नहीं पढ़ाते? उस पर तुझे पैसे ज़्यादा मिलेंगे। मैं बोला उधर चला जाऊँगा तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे क्या करेंगे, है ना, ये तो जान है मेरी ना, दिल में बसते हैं, ये क्या करेंगे?
अपन ने डिसीजन लिया कि भैया इधर ही रहना है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड अभी नहीं देखते हैं बात का। चलिए, जैविक घटक क्या होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक कौन से होते हैं आपको पता चल गया, जैसे हरे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, ये सभी क्या हुए? ये सभी उत्पादक हुए। क्यों? क्योंकि ये उत्पादित करते हैं कुछ ना कुछ, है ना। अकार्बनिक पदार्थ से ये कार्बनिक पदार्थ बना देते हैं, ठीक है। ये जैसे सतह पर हो गए हमारे पेड़ पौधे हो गए, इसके बाद हो गए जल निमग्न पौधे हो गए। जल निमग्न पौधे मतलब समझ रहे हो? उत्पादक के अंदर पेड़ पौधे भी आते हैं और उत्पादक के अंदर जल निमग्न पौधे भी आते हैं। जल निमग्न पौधे वो होते हैं जो जिनके अंदर मतलब जो जल के अंदर रहते हैं और फिर भी वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। यानी कि आप लोग कुछ पौधे ऐसे देखे होंगे कि जल के अंदर रहते हैं लेकिन वो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं छोटे छोटे, है ना, ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। ये हो गए कुछ सूक्ष्म जीव हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, ठीक है। कुछ सूक्ष्म जीव हो गए, है ना, स्पाइरोगाइरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गए। तो ये सभी चीजें क्या हुई? ये सभी चीजें हो गई आपकी उत्पादक, प्रोड्यूसर, ठीक है। और जैसे जैसे एग्जाम्पल लिख दूं आपको इसमें, उत्पादक जैसे हो गए आपके हरे पेड़ पौधे, ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव हो गए, ठीक है। इसके बाद आपके जैसे स्पाइरोगाइरा हो गए, ठीक है, यूलोथ्रिक्स हो गया, वोल्फिया हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्या है? ये सभी उत्पादक हैं। और आप क्या गए? जल निमग्न पौधे आ गए, ठीक है, लिख लेना, इसमें छोटा दिख रहा होगा आपको, है ना। जल निमग्न पौधे आ गए। तो ये सभी क्या हुए? ये सभी क्या हुए? तो ये सभी उत्पादक हो गए। और क्या? हाइड्रेला हो गया, है ना, पादप प्लवक हो गया, हाइड्रेला हो गया, फिर पादप प्लवक हो गया। तो ये सभी चीजें क्या होंगी? तो ये सभी चीजें उत्पादक हुई। उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर हो गई, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर हमने देख लिया भैया कि जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक मतलब ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। सबसे सिंपल बात, आप जो पौधे को देख लें, जो चीज को देख लें, अगर वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है, तो आसानी से बोल दो कि वो उत्पादक है, ठीक है। अब बात आती है उपभोक्ता के बारे में, ठीक है। उत्पादक समझ लिए, ठीक है, इतना हुआ। छोटा दिख रहा होगा, बोलता हूं, आप लोग साथ में लिखते चले, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप लोग इसको साथ में ही कंटिन्यू करते चले हमारे साथ, तो उसमें आपका फायदा ही रहेगा। देखता हूं कितने बच्चे, पार्ट 1 को तो काफी बच्चों ने देख लिया है ना। लेकिन बच्चे आप लोगों से एक वो होता है बहुत बड़ी, मतलब आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, है ना। देख सब लेते हो, कमेंट भी कर देते हो, लाइक नहीं करते हो। लाइक कर दो जल्दी से। उपभोक्ता क्या होते हैं? तो उपभोक्ता आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उपभोक्ता मतलब जो उत्पादक को खाते हैं, ठीक है, वो 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ना, वो आपके जंतु प्लवक होते हैं, यानी कि वो शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी क्यों? क्योंकि वो सीधे और सीधे उत्पादक को खाते हैं। किसको खाते हैं? तो वो उत्पादक को खाते हैं, जो चीज उत्पादक बनाता है उसको खाते हैं, ठीक है। जैसे आपका आ गया अमीबा, पैरामीशियम, कीड़े मकोड़े, है ना, गाय हो गया, गाय हो गया, है ना, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, फिर कीड़े मकोड़े हो गया आदि। ये सभी क्या हुए? प्राथमिक उपभोक्ता। कैसे? क्योंकि ये उत्पादक को खाते हैं। बाबू समझ लो एक बात को, ठीक है, ये उत्पादक को खाते हैं। जैसे तुम उपभोक्ता हो, तुम अगर सिर्फ और सिर्फ उत्पादक को ही खाते हो, दाल चावल रोटी सब्जी खाते हो, तुम सिर्फ शाकाहारी हो। लेकिन मनुष्य शाकाहारी के अंदर नहीं आता, वो सर्वोच्च उपभोक्ता होता है, वो मांसाहारी है। मांसाहारी शाकाहारी दोनों है।
लेकिन अगर पर्सनली बात की जाए कि कोई ऐसा जीव है वो सिर्फ और सिर्फ यही करता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उत्पादक को ही खाता है, तो हम उसको बोलते हैं वो शाकाहारी है, वो प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हो, जैसे गाय, अमीबा, पैरामीशियम, कीड़े मकोड़े, इनको जो खाता है वो द्वितीयक उपभोक्ता होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बताओ। इनको जो खाता है वो द्वितीयक उपभोक्ता होता है। जैसे हो गया सांप हो गया, मेढक हो गया, कीड़े हो गए आदि, क्या हुए? द्वितीयक उपभोक्ता। सांप, मेढक, कीड़े आदि क्या हुए? तो ये सभी हो गए द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है। अब आते तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता जैसे आपकी मछलियां हो गई, है ना, मछलियां हो गई, शेर हो गया, ठीक है, आदि क्या हुए? ये हुए तृतीयक उपभोक्ता। क्यों? क्योंकि ये तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक को भी खाएगा और प्राथमिक को भी खा डालेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, ठीक है जी। चले यहां पर सांप, मेढक, चील, बाज, सांप, मेढक, है ना, इसके अंदर लिख दो चील, बाज, ठीक है, आदि क्या हुए? ये सभी हो गए द्वितीयक उपभोक्ता। आपको एक बात बता दें कि ये जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ना, ये शाकाहारी होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं, है ना। ओ सॉरी, ये उत्पादक, उत्पादक आपके स्वपोषी होते हैं। ये चीज़ याद रखना, लिख लेना, उत्पादक के पास में ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं। ठीक है। लेकिन जो प्राथमिक उपभोक्ता है ना, वो परपोषी होते हैं। जो उपभोक्ता होते हैं ना, वो परपोषी होते हैं, ये याद रखना, परपोषी, हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं। ठीक है, चीज याद रहेगा। चलिए, जो हेट्रोट्रॉपिक्स हैं, प्राथमिक उपभोक्ता हैं, गाय हो गया, हिरन हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ठीक है, हिरन हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, ये सभी क्या हुए? ये सभी द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता यहां तक क्लियर है कि नहीं, बताइए। चलिए, तृतीयक उपभोक्ता को हम लोग मांसाहारी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको मांसाहारी बोलते हैं। ठीक है, मांसाहारी, टर्टियरी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सॉरी कंज्यूमर है ये। ठीक है। जैसे हो गया शेर हो गया, चीता हो गया, डॉल्फिन हो गया, शार्क हो गई, है ना, चीता हो गया, शार्क मछली हो गई, है ना, डॉल्फिन हो गया आदि, ये सब क्या हुए? तो ये सभी तृतीयक उपभोक्ता के अंदर आते हैं। और जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो पूर्ण मांसाहारी होते हैं। ठीक है, पूर्ण मांसाहारी मतलब वो मांस ही मांस खाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है अपघटक। और अपघटक के लिए अब जगह नहीं बची, उधर जाने वाला है अजैविक घटक के अंदर। ठीक है, समझ गए। अब यहां पे हेडिंग डालनी पड़ेगी अपघटक। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं अजैविक घटक के अंदर जाएगा ही कि जैसे जो क्या होता है, ये मृत जीवों को, ठीक है, मृत जीवों को अकार्बनिक पदार्थ में बदल देता है ना। मृत जीवों के अंदर क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसको ये अकार्बनिक पदार्थ में बदल देता है ना। अपघटक क्या करता है? तो ये मृत जीवों को अकार्बनिक पदार्थ में ठीक है, मृत जीव जो होते हैं उनको ये अकार्बनिक पदार्थ के अंदर बदल देता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजर। ठीक है, क्या करता है ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जो अपघटक होता है ये सजीव शरीर के या मृत शरीर से मिलने वाले यौगिक होते हैं। अपघटक क्या करता है? जो मृत शरीर होता है उसको ये क्या करता है? तो उसको ये छोटे छोटे टुकड़ों में
तोड़ देता है। ठीक है, अपघटक मृत शरीर हो गया, जो चीज़ खराब हो रही है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जैसे गाय भैंस है ना, कुत्ता उत्ता वगैरह जब मर जाते हैं तो इनको क्या, इनको दफनाया थोड़ी ना जाता है, जबकि इनको दफनाना चाहिए है ना, इनको मिट्टी में दबा देना चाहिए। लेकिन क्या करते, उसको बाहर फेंक देते खुले में। धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पर डिकम्पोजर आते, अपघटक आते, जीवाणु आते छोटे छोटे, है ना। वो जीवाणु क्या करते हैं, इनका अपघटक करते हैं, अपघटन करते हैं, और इन जीवों का छोटे छोटे टुकड़ों में इनको तोड़ देते हैं, फिर इनको मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, इनको प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं। अपघटक के बारे में याद रखना, इनको तो इनको क्या कहते हैं, इन अपघटक को प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं। इसके अंदर जैसे आपके जीवाणु आते हैं, कवक आते हैं। ठीक है, जीवाणु और कवक इस अपघटक के अंदर आते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर के अंदर जैसे अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो आते हैं आपके जीवाणु और कवक। ठीक है, ये हुआ। तो ये आपका फुल एनालिसिस था, फुल डिटेल था किसका, जैविक घटक के बारे में। ठीक है, अब बाबू देखेंगे अजैविक घटक के बारे में। आखिरकार ये अजैविक घटक क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैविक घटक तो देख लिया भैया, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ठीक है, अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे अजैविक घटक के बारे में। ठीक है, अजैविक घटक के बारे में देखने से पहले आपको बता दें, है ना, यहीं तक चलेगा आज। आपको बता दें कि भैया ये टोटल जो पढ़ाया जा रहा है, ये टोटल एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है, बुक सामने रखा हुआ है। ठीक है, बुक्स बिना बुक के देखे पढ़ाया जा नहीं सकता, है ना। प्रकाश, वर्षा, वायु, जलवायु, है ना, प्रकाश, वर्षा, वायु, जलवायु आदि। ठीक है, ये हुआ अजैविक घटक, है ना। ये क्या होता है, अजैविक घटक का क्या काम होता है पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर। भैया जैविक घटक का तो काम है ना, जैसे उत्पादक हो गए, हरे पेड़ पौधे हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वोल्फिया, जल निमग्न पौधे, हाइड्रिला, पादप, प्लवक, इनका तो हमारे पास काम है। लेकिन इनका क्या काम है भैया, है ना, इनका क्या काम है, प्रकाश का हमें क्या काम है, वर्षा का हमें क्या काम है, वायु का हमें क्या काम है, जलवायु का हमें क्या काम है, बताओ। सिंपल से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। बताओ, इन क्वेश्चनों का कोई काम है क्या हमारे जीवन में। इन जीवन में हम बोलते हैं भैया कि पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक होते हैं ना, वो दो तरीके से मिलके बनते हैं। कौन कौन से, तो पहला हो गया जैविक घटक, दूसरा हो गया अजैविक घटक। यानी कि बोलते जैविक घटक और अजैविक घटक के संबंध से बनने वाले तंत्र को हम पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं पारितंत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने बोला कि भैया कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी के अंदर, कहीं ना कहीं पारितंत्र के अंदर जैविक घटक और अजैविक घटक आपस में मिलते हैं। क्या करते हैं जी, मिलते हैं। जब वो जैविक और अजैविक घटक आपस में मिलते हैं, उन्हीं से आपस में संबंध से ही क्या बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। तो भैया हमें पता चल गया ये प्रकाश की जरूरत तो कहीं ना कहीं होगी। ठीक है, प्रकाश की जरूरत देखो कैसे है, अगर प्रकाश नहीं आता तो ये जो हमारा ये पेड़ है, ये पेड़ फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं कर पाता, है ना। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होता पता, तो ये नहीं कर पाता। जब ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं कर पाता तो जो उत्पादक हैं वो टें टें करके खत्म होने लगते, है ना, उत्पादक खत्म होने लगते। जब उत्पादक ही नहीं रहते तो उपभोक्ता नहीं रहते। अब देखो, चलो प्रकाश का तो बहुत ज़्यादा महत्व है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति, सारी चीज़ें पता होंगी ना। कोई मुझको प्रकाश फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, समझ जाऊंगा वो बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा इंस्टाग्राम के अंदर। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन आप कमेंट करके बताना, याद रखना। वर्षा होती है, वर्षा से क्या होता है, जल निकलता है, H2O निकलता है, और ये जल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल की भी आवश्यकता होती है, बिल्कुल। फिर वायु के अंदर क्या होता है, वायु के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन होता है,
और क्या होते हैं, और अदर गैसेज होती हैं, ओजी, ओजी, एजी, ओजी, ओजी, सुनो जी, पता नहीं कौन कौन सा जी आने लगा इधर, ओजी मतलब अदर गैसेस, ठीक है। इधर ओजी वाला बोल नहीं है कि है ना, कि जब पत्नी ना, हाँ, पत्नी अपने पति को बुलाती है एजी, AGCT, देखो ये चीज़ पता है कहाँ पे है, सिटी में क्या, AGCT, ठीक है। एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये DNA में जो नाइट्रोजनी समाचार होते हैं ना, उनको याद करने की ट्रिक है ना। मैं कहाँ से बता दिया, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तुमको नहीं बताऊंगा, है ना। सीटी बजाओगे तुम लोग भी, बजाओगे अपनी, है ना, जब शादी वादी कर लाओगे ना तब उधर ही बजाओगे। लड़कियां भी जब शादी वादी हो जाएगी ना तब उधर ही जा करके सीटी बजाएंगी, है ना, बुलाने के लिए अपने जी को। जी बोलते हैं ना, बड़े प्यार से बोलते हैं जी। 2-4 दिन, महीने भर, साल भर, 2 साल तो बहुत प्यार उमड़ता है। शादी के बाद 2-3 साल बाद तो बहुत प्यार उमड़ता है, वाह, घूम घूम के प्यार आता है। बाद में वो प्यार पता नहीं कहाँ पे दफन हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। और मैं आपको मतलब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। मैंने बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखे हैं और मेरे नज़रों के सामने भी ऐसे हैं कि भाई साहब शादी से पहले बहुत प्यार आता है, ये होगा वो होगा, लेकिन शादी के बाद पता नहीं क्या कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उनके बीच में आपस में दरार आ जाता है, टकराव हो जाता है ना। ठीक है, जो भी है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा समझें, क्योंकि अभी ये देखिए, अभी आपकी स्टेज नहीं है, अभी आपकी उम्र थोड़ा सा नहीं है, जब होगी तब हम करा देंगे, ठीक है, हम करा देंगे, सबकी शादी करवा देंगे, ठीक है। चलो, खुश हो गए, वाह भैया करवा देंगे, है ना, हाँ करवा देंगे यार, कोई बात नहीं, मैं पापा से पूछ लेंगे। तो अजैविक घटक क्या होते हैं, प्रकाश, वर्षा, वायु, जलवायु, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये सभी अजैविक घटक होते हैं। कहीं ना कहीं ये पूरे अजैविक घटक जैविक घटक पर प्रभाव डालते हैं। अगर अजैविक घटक आज की डेट में ना हो तो जैविक घटक कोई मतलब नहीं, ऐसे बैठा रहेगा जैविक घटक, कुछ ही नहीं है ना। जब अजैविक घटक नहीं तो ये तो बैठा रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा ना। तो अजैविक घटक का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा मायने करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। चलो, यहाँ तक जिन बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया है वो वीडियो को लाइक करें जल्दी से। अभी देखिए वीडियो को बच्चे लाइक नहीं किए हैं, ठीक है। सही चल रहा है, सब चीज़ें सही चल रही हैं, ठीक है। चलिए, और मैं आपको बता दूं, देखिए मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूं, क्लास 12th बायोलॉजी की मैं आपको दिखा दूं। ये 1 शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ये 1 शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट है, 1 शॉर्ट वीडियो यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। और आपको दिखा दूं क्लास 12th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट, आपको ये वहाँ पर वीडियो चल रहा था, ये देखिए क्लास 12th जीव विज्ञान, क्लास 12th बायोलॉजी, ये देखो सभी वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड हैं, ठीक है। कितने वीडियो हैं टोटल, 92 वीडियो, 92 वीडियोस अपलोड हैं। यहाँ पर जाकर के देख लेना सभी वीडियोस को, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो। चलो तो इसको लिख लो, मिटा देते हैं, ठीक है। यार इस जगह सब रख दी हूँ, मुझे दिक्कत हो रही इधर आने जाने में। पहले मैं इधर बहुत ज़्यादा कूदता फानता था, यहाँ वहाँ। लिख लिया करो इसको जल्दी से, है ना। हम लोग बिल्कुल मतलब अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए, ठीक है। इस पूरे चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, सारे टॉपिक क्लियर होंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि जब बायो अमन पढ़ाता है तब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। मैं ऐसे नहीं पढ़ाता कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के सारे घटक कौन कौन से होते हैं। पहला होता है उत्पादकता, ठीक है। दूसरा होता है अपघटक, हम इन्हीं दोनों को पढ़ेंगे। और भी होते हैं, ऊर्जा का प्रवाह होता है, पोषण चक्र होता है। ऊर्जा प्रवाह भैया चारों को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है ना। पोषण चक्र, तो सबसे पहले अपन पढ़ेगा उत्पादकता, नंबर 1 उत्पादकता पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लिए ना, तीनों को मिटा दें, चलो इन तीनों को मिटा देते हैं। ये एक कपड़ा है ना। चलो उत्पादकता देखते क्या होता है। उत्पादकता मतलब जो चीजें उत्पादित हो रही हों, है ना, प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता क्या होती है,
देखो जो यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं ना, जो भोजन बनाते हैं ना, वो जैव पदार्थ बनाते हैं। फिर वो क्या होता है, उसको उपभोक्ता लेता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता की एनर्जी जाती है एनर्जी अंदर, फिर द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खा करके एनर्जी लेता है, जैव मात्रा को लेता है। तो उत्पादकता क्या होती है? तो जैव मात्रा के, समझना, जैव मात्रा के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, जैव मात्रा, जैव मात्रा बिल्कुल सिंपल डिफिनीशन है, जैव मात्रा के उत्पादन की दर को ठीक है उत्पादकता कहते हैं। बताइए, क्लियर है यहां तक? जो जैव मात्रा होती, जैव मात्रा क्या होती है? जो भैया खाते वाते हैं हम लोग, है ना, दाल चावल लोड़ी, उसके अंदर एनर्जी होती है, जैव मात्रा होती है है ना। तो जैव मात्रा के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज और, प्राथमिक उत्पादन, जो प्राथमिक उत्पादन होता है, यानी कि जो पेड़ पौधे करते हैं उत्पादन, ठीक है, प्राथमिक उत्पादन, जो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन द्वारा करते हैं, प्राथमिक उत्पादन, उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान जैव मात्रा या कार्बन सामग्री को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक, उत्पादक होगा, प्राथमिक उत्पादक प्रकाश संश्लेषण के दौरान जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री को ठीक है, आई एम राइट? यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर? तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक सॉरी उत्पादक, ठीक है, प्रोड्यूसर, प्राथमिक उत्पादक प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो जैव मात्रा होती है या फिर कार्बनिक सामग्री होता है उसको उत्पन्न करता है। ठीक है, कौन? उत्पादकता, प्रोड्यूसर। अब जब ये जो चीजें यहां पर उत्पन्न होंगी, उसका कुछ भार होगा। ठीक है, उसका कुछ भार होगा, तो उसके भार को नापने के लिए क्या करेंगे? ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में उसके भार को नापते हैं। ठीक है, जब उसका भार होगा तो उसके अंदर कुछ ऊर्जा भी निकलेगी, और ऊर्जा को किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर के नाम से नापते हैं। किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर के नाम से इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, जो उत्पादक निकलेगा भैया, जो कार्बनिक सामग्री के अंदर जो जैव मात्रा के अंदर निकल रहा है, उसको इस चीज से व्यक्त करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी में बिल्कुल सिंपल लिख दिया है ना, एक पैराग्राफ दे दिया, उसे में लिख दिया, भैया जाके पढ़ो। अब हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा ना, बिना डिटेल से पढ़े हम लोग को समझ में कहाँ आएगा। ठीक है, फिर आता है सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी ठीक है, इंग खत्म हो रही बाबू। प्रथम सकल प्राथमिक उत्पादकता भी, यहाँ तो मैं यहाँ पे भी डालना पड़ेगा इंक। चलिए, सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या होते हैं? कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक जो तत्व होते हैं, जो कार्बनिक सामग्री होती है, ठीक है, इसके अंदर आप लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन की दर। ठीक है, क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के, जब इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण लिख लेना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक सामग्री की उत्पादन की दर। ठीक है, अब देखो इसमें दो चीजें होती हैं।
जैसे ये व्हाइट बोर्ड है तो मुझे लिखना पड़ता है इसमें, है ना। अगर डिजिटल बोर्ड होता तुम लोग बोलते यार बहुत अच्छा टीचर, कैसे ये देख देख के नहीं पढ़ा रहा है ना। देख देख क्यों, डिजिटल बोर्ड के अंदर तो भैया सब लिखा रहता है ना, लिखा रहता है, बस जाकर उसका जो टिक मारना होता है। ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक सामग्री उत्पादन नग दर को ये बोलते हैं, है ना। ये फ़ायदा होता है डिजिटल बोर्ड के अंदर। तो आजकल के टीचर भी मतलब वो हो गए हैं, है ना, कंफर्ट जोन में जा चुके हैं, भैया डिजिटल बोर्ड चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, जो उत्पादन की दर होती है, यहाँ पर जो उत्पादन की दर होती है उसको बोलते हैं जीपीपी। ठीक है, इधर देख लो, जीपीपी। जब ये बताओ, जैसे मैं पेड़ हूँ, मेरे अंदर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, खाना बना, इतना 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 बन गया, ठीक है। लेकिन ये देखो, इतना खाना यदि बना है तो मैंने श्वसन भी किया है, श्वास भी लिया है। जब श्वास लिए तो खाना उसमें से कुछ कम होगा ना। जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर इतना खाना बन गया। लेकिन भैया सांस वास लिया तो खाना कम करोगे ना, बताओ। जैसे खाना हमको बन गया जीपीपी के अंदर इतना, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 खूंटी खाना बन गया, 6 खूंटी तेल चढ़ गया आपकी गाड़ी का, ठीक है। इसमें कुछ श्वसन भी तो हुआ होगा। श्वसन मतलब रेस्पिरेशन। इसके अंदर जब कुछ बाबू श्वसन हुआ होगा तो इसमें भी कुछ घटा होगा ना, कि सकल प्राथमिक उत्पादकता, इसमें लिख लो जीपीपी, सकल प्राथमिक उत्पादकता की एक महत्वपूर्ण मात्रा पादपों में श्वसन द्वारा उपयोग में ली जाती है। जीपीपी की मात्रा को, जीपीपी की कुछ लिख लो यहाँ पे, जीपीपी की कुछ मात्रा को श्वसन के दौरान लिया जाता है, ठीक है। पौधे श्वसन के दौरान लेते हैं, ठीक है। जीपीपी की जो मात्रा होती है उसकी कुछ मात्रा को श्वसन के दौरान पौधे क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। जब देखो इतना प्रोडक्ट बना, ठीक है, इसमें कुछ हुआ श्वसन, तो श्वसन हमने देख लिया, 1 खूंटी श्वसन हुआ तो 1 खूंटी मिटेगा इसका, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेट, एनपीपी क्या होता है। एनपीपी मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, लिख लो नेट ठीक है, लिख लो हिंदी से भी, नेट प्राथमिक उत्पादकता, ठीक है। लिख लो इस चीज को, नेट प्राथमिक उत्पादकता क्या। अगर नेट निकालना होगा तो क्या होगा भैया, ये जो ये वाला है इसको श्वसन को घटा देंगे, है ना। नेट पीपी बराबर एनपीपी बराबर क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सी डिफिनीशन निकल आई। वो ऊपर वाला क्या था हमारा, ऊपर वाला था जीपीपी, अब फिर श्वसन क्या है -R, बस कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल। अगर हमको नेट पीपी निकालना है, भाई श्वसन तो निकालोगे ना, और श्वसन नहीं निकालोगे तो अगली बार वो खाना कहाँ से बनाएगा, अगली बार वो जैव रासायनिक पदार्थ कहाँ से बनाएगा, जैव सामग्री कहाँ से बनाएगा। तो एनपीपी बराबर क्या है, जीपीपी -R, ठीक है। जीपीपी यानी कि ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर आप रेस्पिरेशन घटा देते हो तो एनपीपी आ जाते हैं, फॉर्मूला याद कर लेना बस, ठीक है। एनपीपी जीपीपी, ठीक है। अब आपके अंदर एक चीज़ें मेंशन करके रखी गई हैं, बताया गया है कि लिख सकते हो आप लोग, है ना, यहाँ से नीचे से, कि संपूर्ण जीवमंडल की, है ना, बताया जा रहा है कि भैया जो संपूर्ण हमारा जीवमंडल है, संपूर्ण जीवमंडल की कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार, ठीक है, लिख लो कि संपूर्ण जीवमंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्व के लगभग 117 टन आंका गया है, 117 टन आंका गया है। लिखोगे, लिख लो, फिर से एक बार बोल रहा हूं, दोबारा से नहीं बोलूंगा, कि संपूर्ण जीवमंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्वों में लगभग 170 बिलियन टन आंका गया है। बिलियन टन है, टन नहीं है, खाली टन नहीं है, बिलियन टन आंका गया है। मतलब कुल उत्पादकता कितना नापा गया है, बिलियन टन। यानी कि जीपीपी हमको क्या दे करके रखा है ना, यहाँ पे मान लिखते हैं कि ये है हमारा जीपीपी, ठीक है, जीपीपी दे दिया। अब हमको बता रहा है एक चीज, मतलब मेंशन कर रहा है कि पृथ्वी के धरातल का 70% भाग समुद्र है ना। पृथ्वी के धरातल का 70% भाग समुद्र है, और समुद्र से जो उत्पादकता बताई जा रही है वो
55 बिलियन टन की उत्पादकता समुद्र से है। ठीक है, कहाँ से है? समुद्र से है। तो ये पूछ रहा है स्थल के अंदर कितने बिलियन टन जरूरत होंगे। ठीक है, पूछ रहा है कि स्थल के अंदर कितनी उत्पादकता हो रही है ये बताओ हमको। ठीक है, अगर इतना, देखो समझना, कुल उत्पादकता 1 साल की है ना, ये वार्षिक है। कुल उत्पादकता कितनी है? 170 बिलियन टन है। बिल्कुल प्यार से समझो, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। 170 बिलियन टन कुल उत्पादकता है, समझ गए। हमको पता है कि कुल के अंदर 70% समुद्र है, 30% स्थल है। इन्हीं दो के अंदर क्या होगा? उत्पादकता होगी। 70% के अंदर बता दिया कि भाई 70% के अंदर 55 बिलियन टन उत्पादित हो रहा है। अब तुम्हें बताना है स्थल के अंदर, यार बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर अगर उत्पादकता निकालोगे तो जीपीपी माइनस उत्पादकता, इसको घटा दोगे, यानी कि 170 बीटी बिलियन टन माइनस 55 बिलियन टन घटा दोगे। घटाओ 55, 5 यहाँ पे आएगा आपका, 5 1 1, हाँ 115 बिलियन टन उत्पादित कहाँ से हो रहा है? वो हो रहा है स्थल से हो रहा है। ठीक है, सही है, सही है भैया, सही है बिल्कुल। 115 बिलियन टन, इससे जोड़ दो 115 बिलियन कितना है? 55 में 5 5 10 की 0, 5 1 6 7, हाँ सही है। 115 बिलियन टन कहाँ से हो रहा है? तो वो हो रहा है स्थल से उत्पादित हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? तो वो हो रहा है स्थल से उत्पादित हो रहा है। और 55 बिलियन टन कहाँ से? वहाँ से समुद्र से हो रहा है। स्थल से कितना हो रहा है? 115 बिलियन टन। ये है भैया उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। आप अपना चैप्टर खोलेंगे, दूसरा पेज ही है, तीसरा पेज है सॉरी, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। जी बस इतना ही पढ़ना है आपको उत्पादकता के बारे में। ठीक है, अब क्या आता है आपका? अब आपका अगला पॉइंट आता है अपघटन। कौन सी क्रिया आती है? अब आते हैं आपके अगला पॉइंट अपघटन। तो आप लोग इसको लिखें, हम इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपघटन के बारे में। हम लोगों ने उत्पादकता के बारे में देख लिया। ए हमारा था उत्पादकता और बी हमारा है अपघटन। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 पॉइंट आपको लिखाया था ABCD, तो ए तो खत्म हो गया। अब आता है अपघटन। अपघटन क्या होता है? डिकम्पोजर। ठीक है, जैसे जो जीव मर जाता है वो धीरे धीरे क्या होता है? सड़ जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, उसी को तो बोलते हैं अपघटन। तो देखो अपघटन क्या होता है कि अपघटक जटिल कार्बनिक सामग्री को, समझना, अपघटक क्या होता है? वो जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्व जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जल पोषणों में खंडित करने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं, अपघटन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो जटिल कार्बनिक सामग्री होगी ना, उसको अकार्बनिक तत्व में परिवर्तित करते। जैसे हमारा शरीर जटिल कार्बनिक सामग्री से मिलकर के बना होता है। जब हम मर जाएंगे, मिट्टी में पड़े रहेंगे, तो हमको सरल कार्बनिक तत्वों में क्या होना है? परिवर्तित करना पड़ेगा। और जब वो परिवर्तित होता है उसी को बोलते हैं अपघटन। ठीक है, क्या बोलते हैं? अपघटन की क्रिया। अपघटक इसको पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे पादपों के मृत अवशेष, ठीक है, पत्तियां, छाल, फूल तथा प्राणियों के भी मृत अवशेष, है ना। जो पादप की पत्ती गिरती है, छाल गिरती है, लकड़ी गिरती है ना। इसके बाद प्राणी भी मर जाते हैं, कुत्ता, गैस, बाय, गुल्लू, गाय, भैंस, बिल्ली, सब चीज़ें मर जाती हैं। इसके बाद जो मलादी होता है ना, जो मलमूत्र होता है, सीवेज का चीज़ें होती है, सहित अपरद बनाते हैं। ये जो चीज़ें मर जाती हैं ना, तो ये अपरद बनाते हैं, एक प्रकार का अपरद, यानी कि डेट्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, मृत जीव, पौधे के मृत जीव, मलादी, सब क्या बनाते हैं? ये डेट्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, जो कि अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ का काम करते हैं। भैया ये अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ बना देते हैं। अब अपघटन की क्रिया यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, डेट्राइड्स बनाते हैं जो कि अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ का ये काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है अपघटन की क्रिया ना 5 भागों में कंप्लीट होती है। एक, खंडन, निच्छालन, अपचयन, ह्यूमिफिकेशन, खनिजीभवन। ठीक है, पहला फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। ठीक है वो अजीब थोड़ा सा बड़ा नाम है ना, मिनरलाइजेशन। ठीक है, ये 5 चीज़ों में अपघटन की क्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है, फिर इसके लास्ट में बात करेंगे अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं।
तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर, जितने बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए ना सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं फ्रेगमेंटेशन, जिसको बोलते हैं खंडन। खंडन क्या होता है कि जो हमें अपरद मिला है, ठीक है, जो हमें कच्चे पदार्थ डेट्रॉइट्स मिल गए हैं, उसको अपरदाहारी, जो अपरदाहारी है जैसे कि केचुआ, उसे छोटे छोटे खंडों में तोड़ता है, ठीक है। अपरदाहारी जैसे कि केचुए अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित करता है, ठीक है। क्या करता है, जैसे केचुआ जो अपरदाहारी होते, कई प्रकार के अपरदाहारी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपरद को छोटे छोटे खंडों में खंडित करते हैं। इसके बाद आता है लीचिंग यानी कि निच्छालन। निच्छालन के अंदर क्या होता है, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलेय अकार्बनिक पोषक तत्व भूमि के अंदर प्रविष्ट कर दिए जाते हैं, भूमि के अंदर प्रविष्ट किए जाते हैं। क्या होते हैं, जो जल विलेय अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। ऐसे अकार्बनिक पदार्थ जो जल के अंदर विलेय हो जाते हैं, उनको भूमि के अंदर प्रविष्ट कर दिए जाते हैं, भूमि के अंदर भेज दिए जाते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा, निच्छालन क्रिया के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आता है अपचयन, तीसरा नंबर आता है अपचयन, कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या होता है, बैक्टीरियल यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते, कवकी एंजाइम, जो बैक्टीरिया, जीवाणुवी और कवकी के जो एंजाइम होते हैं ना, वो अपरदों को, जो हमें यहाँ पे मृत अवशेष मिल रखा है, अपरदों को सरल कार्बनिक तत्वों में तोड़ते हैं, ठीक है। अपचयन बिल्कुल सिंपल डिफिनीशन है कि बैक्टीरियल, जीवाणुवी और कवकीय एंजाइम क्या करते हैं, वो जो अपरद मिलते हैं ना, अपरदों को सरल कार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं, है ना। जो अपरद मिलता है उसको सरल कार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं, ठीक है, समझ गए ना। इसके बाद देखो, इसके बाद आता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन यानी कि ह्यूमस भवन, सिंपल। इसके द्वारा एक गहरे रंग का खनिज पदार्थ का निर्माण होता है ना, खनिज है, एक गहरे रंग का, रवाहीन, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ये खनिज के लिख रखा है। तो जो ह्यूमिफिकेशन होता है ना, इसके अंदर एक गहरे रंग का, देखो, खनिज पदार्थ का निर्माण, रवाहीन पदार्थ का निर्माण होता है, रवा टाइप में बनता है, रवा, है ना। जैसे कि आप लोग जो अपन का बैटरा होता है ना, बैटरा जानते हो, जिससे इन्वर्टर ऑन होता है, इन्वर्टर के बैटरा में आप देखो रवा निकलता है ना, वाइट कलर का तेजाब होता है वो, ठीक है। तो ह्यूमिफिकेशन यानी कि ह्यूमस बोन के अंदर क्या होता है, तो इसके द्वारा एक गहरे रंग का रवाहीन पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। एक गहरे रंग का जो रवाहीन पदार्थ होगा उसका निर्माण होगा, जिससे पोषक तत्वों का भंडार होता है। उस रवाहीन पदार्थ में ना पोषक तत्व भरे होते हैं, इसी को हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। अब भैया हमको पोषक तत्व मिल गए। अब सेकंड आता है खनिजी भवन, मिनरलाइजेशन। खनिजी भवन के अंदर क्या होता है, जो ह्यूमस, जो रवाहीन पदार्थ मिला है, इस रवाहीन पदार्थ के अंदर पोषक तत्व भरे हैं, इस ह्यूमस को पुनः कुछ जीवों द्वारा खंडित होकर, ठीक है, या खंडित करके अकार्बनिक पोषक तत्व मुक्त करते हैं, है ना, यानी कि अकार्बनिक पोषक तत्व के अंदर इसको बदल देते हैं कुछ जीवों के द्वारा। जो ये आपको ह्यूमस मिल रखा है, रवाहीन पदार्थ ह्यूमस मिल रखा है, उसी को अकार्बनिक तत्वों में मुक्त कर देते, यही घटना होती है। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन होती है, उसके बाद लीचिंग होती है, लीचिंग के बाद कैटाबोलिज्म होती है, ह्यूमिफिकेशन होती है और मिनरलाइजेशन होती है। ये किसके अंतर होती है, जब कोई पदार्थ या कोई जीव मृत हो जाता है, जब कोई पदार्थ या कोई जीव मर जाता है। अब अगर बात की जाए ये इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से है ना, कि अपघटन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, यदि टेम्परेचर 10 डिग्री से कम आ गया, है ना, 10 डिग्री से यदि कम जाएगा तो जो अपघटन की क्रिया होगी ये धीमी हो जाएगी, ये क्षीण हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, ठीक है। पहली चीज, यदि टेम्परेचर कम होगा तो भी क्षीण हो जाएगी, है ना। इस तरह क्या होता है, यदि जलवायु में ज़्यादा परिवर्तन आए, यदि ज़्यादा नमी मिल गई उसको, तो भी अपघटन की क्रिया कम हो जाएगी, है ना। ऐसे करके कुछ फैक्टर होते हैं जो अपघटन की क्रिया को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हाँ, और आपको बता दें अपघटन की क्रिया को, ठीक है, जो अपरद होता है, यदि अपरद के अंदर काइटिन और लिग्निन बहुत ज़्यादा मात्रा में, लिग्निन, ठीक है, यदि अपरद काइटिन और लिग्निन से भरपूर होता है तो अपघटन की दर धीमी हो जाती है। आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है, ठीक है, ये देखो एनसीईआरटी रखी है, ठीक है।
यदि अपरद काइटिन और लिग्निन से भरपूर होता है तब अपघटन की क्रिया धीमी हो जाती है। ठीक है भैया। और बता दें यदि अपरद के अंदर नाइट्रोजन और जल विलेय तत्व जैसे कि चीनी आदि से भरपूर होता है तो अपरद की क्रिया क्या होती है? तेज हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये होता है अपरद की क्रिया यहाँ पे हो रही। जैसे देखो मृदा है, व्रत चुक रहा है, हरी पत्ती जमीन में गिरे, धीरे धीरे वो सड़ रही है, निच्छादित कर दी जाती है, इसके बाद कार्बनिक पदार्थ में तोड़ दी जाती है। ठीक है, फिर उससे कुछ और बन जाता है, तत्पश्चात केचुए, मृदा, चिंचड़ी, फंजाई द्वारा इसका अपघटन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऊर्जा प्रवाह के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ऊर्जा प्रवाह को। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, बहुत टाइम भी हो गया है। ठीक है, तो सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, यदि समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।